गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका पढ़ेंगे ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर मैंने आपको बता दिया था। इसमें क्या होता है आपका, ये आपका एक बार फिक्स करने के बाद खुद ब खुद आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनको फिक्स करता है। फिक्स नहीं करता है आपका, फिक्स टिश्यू को, जो आपके टिश्यू क्या होते हैं फिक्स्ड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं आपके ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में ऐड करते हैं। उसमें बास्केट होती है आपकी, और उसके बाद आपका वो वहाँ क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स में जाके आपका टिश्यू क्या होता है प्रोसेस होता है। यानी कि प्रोसेस होने का मतलब आपका क्लियरिंग से लेके आपका क्लियरिंग पैराफिन वैक्स में आपको उसको ऐड करना पड़ता है, वो भी सारा आपका क्या होता है टिश्यू प्रोसेसर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपकी जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स क्या हो जाते हैं कवर हो जाते हैं टिश्यू प्रोसेसर में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। खुद ब खुद क्या कर देगा आपका, इसमें टाइम सेट करना पड़ता है और ये खुद ब खुद क्या कर देता है एक फ्लूइड से दूसरी फ्लूइड में उसको क्या कर देता है मूव कर देता है। इससे क्या होता है आपका ह्यूमन एरर्स जो हम नॉर्मली करते हैं, जैसे आपने क्या कर दिया लीड कर दिया, आपने क्या कर दिया उसको हैंड से निकालते टाइम, या फिर आपका वो रप्चर हो गया, तो ये सारी जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का यूज़ करने से। और मोस्ट ऑफ लेबोरेटरीज में अब आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर ही यूज़ होता है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और आपका एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं इस मशीन का यूज़ करते हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देख लीजिए कि आपके इसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो इसको क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं इस मशीन को। तो इसमें कुछ में आपके मेन पार्ट्स हैं। देखिए वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। टिश्यू कंटेनर, सबसे पहले जहाँ आप क्या करते हैं टिश्यू को प्लेस करते हो, फिक्स टिश्यू को, याद रखिएगा फिक्स टिश्यू को। यहाँ पे हम अनफिक्स टिश्यू को ऐड नहीं करते हैं। जो फिक्स टिश्यू होते हैं जिनको हम क्या करते हैं फॉर्मेलिन में ऑलरेडी क्या कर चुके होते हैं फिक्स कर चुके होते हैं, उनका यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका यहाँ फिक्सेशन भी हो जाएगा। फिक्सेशन आपको खुद करना पड़ता है फर्स्ट में, और उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड क्या कर सकते हो अटेंड कर सकते हो। अब देखिए इसमें टिश्यू कंटेनर में दीज आर ऑल्सो द कैसेट्स। ये क्या होते हैं आपके कैसेट्स होते हैं। द टिश्यू टू बी प्रोसेस्ड इज प्लेस्ड इन एन एप्रोप्रिएट कंटेनर टुगेदर विद द लेबल एंड द लिड snapped on. These containers are placed in the tissue basket in which they remains throughout the whole process. अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें क्या होता है आपका जो कंटेनर होता है उसमें हम क्या करते हैं टिश्यू फिक्स करते हैं, और वो टिश्यू क्या होता है आपका उस पर लेबल लगा होता है कि आपका ये किस पेशेंट का है। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है ऐड होती है कैसेट पे। याद रखिए किस पे होगी आपकी कैसेट पे। तो ये क्या थी आपकी फर्स्ट प्लेसिंग जहाँ पे आपने टिश्यू को प्लेस करना है। उसके बाद सेकंड प्लेसिंग क्या होती है आपकी, देखिए इसके बाद क्या होता है टिश्यू कंटेनर से आपका टिश्यू खुद ब खुद क्या हो जाएगा आपका कहाँ जाएगा बीकर्स एंड वैक्स बाथ में। अब यहाँ पे बीकर और वैक्स बाथ का मतलब क्या है, देखिए बीकर्स हम क्या करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं आपके, जैसे अगर हमें क्या करना है डिहाइड्रेशन करना है, फर्स्टली हम क्या करते हैं डिहाइड्रेशन करते हैं। तो डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या किस चीज़ का यूज़ करेंगे आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि अल्कोहल एसीटोन इस टाइप के आपके जो एजेंट्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो आपका या फिर आपका डाइऑक्सिन एक्सेट्रा, ठीक है, जो मैंने आपको बताए थे। तो आपका ये जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके बाद क्लियरिंग एजेंट, ठीक है, आपके क्लियरिंग एजेंट में भी आपका जाइलिन क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा ये सारे आप क्या कर सकते हो इनका यूज़ कर सकते हो। तो अब आपका आगे देखिए मोस्ट मशीन्स आर इक्विप्ड विद 10 बीकर्स। इसमें क्या होते हैं आपके 10 बीकर लगे होते हैं एंड 2 वैक्स बाथ, और 2 आपके क्या होते हैं वैक्स बाथ होते हैं। वैक्स बाथ कैसे होंगे आपके, आप देख लीजिए थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए ताकि आपका मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री 55 डिग्री इसके आपके क्या होता है आसपास होता है। उससे हमें क्या करना 2-3 डिग्री और देना पड़ता है ताकि आपका जो वैक्स हो कम्प्लीटली क्या हो जाए मेल्ट हो जाए। इससे ज़्यादा भी हम करते हैं तो उसमें कि क्या हो जाता है जब वो ठंडा होता है तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है।
तो ये चीज़ें भी क्या हो जाती है, यहाँ पे फिक्स हो जाती है थर्मोस्टैटिकली, और आपका किसी टाइप का क्या नहीं होता है, टेम्परेचर एरर नहीं आता है। अब इसके बाद देखिए, बीकर्स आर फिल्ड विद appropriate fluid and wax is placed in the wax bath after ensuring that main switch is on so as to keep the wax in molten stage। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपकी जो बीकर्स होंगे उनमें क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फ्लूइड होना चाहिए जो आपने यूज़ करना है। आप क्या करोगे, अल्कोहल डालोगे, अल्कोहल के बाद क्लियरिंग एजेंट डालोगे, जाइलिन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, केदारवुड ऑयल जो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो सारे आप क्या करोगे उसमें ऐड करोगे। तो उनको क्या करना पड़ता है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगाना पड़ता है कि आपने क्या किया, अल्कोहल डाला। तो अल्कोहल भी किस टाइप से डालते हैं, मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल का भी डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन डालना पड़ता है। पहले क्या डालना पड़ेगा, 10% सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, उसके बाद 50%, देन 70, देन 90 एंड 95, देन लास्ट में आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन में आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे बीकर्स में उनको प्लेस करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो बीकर्स होते हैं उनमें उनको डालना पड़ता है, और जो वैक्स बाथ होता है उसमें आपको वैक्स डालना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, जब तक वो मोल्ट नहीं हो जाता, यानी कि आपका उसको जो क्या होता है पिघल नहीं जाता हो, तब तक आपको क्या नहीं करना है, आपका टिश्यू आगे की तरफ क्या नहीं करना है, रन नहीं करना है। अदरवाइज आपका टिश्यू क्या हो जाएगा, ख़राब हो सकता है अगर आपका क्या सॉलिड वैक्स में पड़ जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है। खैर जो आपकी जो मेन चीज़ें होंगी मैं बाद में बता दूंगा आपको कि आपने नोटिस क्या क्या करना है। पर ये आपका क्या था, सेकंड जो पार्ट था आपका वो क्या था, आपका बीकर्स और वैक्स बाथ। अब बीकर्स और वैक्स बाथ से जब वो क्रॉस हो जाएगा आगे, तब कहाँ जाएगा, तब जाता है आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म। द बास्केट इज अटैच्ड टू द आर्म ऑफ मशीन on which one arm is designed in such a manner so as to bring out about the rotation of basket nearly at a rate of 1 revolution per minute। देखिए 1 revolution per minute का मतलब क्या है, 1 revolution per minute का मतलब ये है कि आपका जो बास्केट होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, एक टिश्यू क्या होगा 1 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा, फिर अगला टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा 1 मिनट बाद। तो ये रेवोल्यूशन से क्या होता है आपका, वो क्या होता है, टाइम बाय टाइम आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसके बाद देखिए आपका टाइमिंग मैकेनिज्म, टाइमिंग भी क्या होती है उसमें फिक्स होती है। टाइमर इज मीन टू कीप द टिश्यू डिफरेंट reagents and wax for an optimum time। if kept for longer or shorter period then necessary tissue will be not adequately processed। ठीक है, आपको क्या है, उसमें क्या होता है, टाइम फिक्स करना पड़ता है कि आपको कितना टाइम वैक्स के अंदर उसको रखना है, कितना टाइम आपको उसको रिएजेंट्स में डालना है, वो चीज़ आपको क्या करना पड़ता है, फिक्स करनी पड़ती है उसमें। तो ये टाइम मैकेनिज्म आपको खुद फिक्स करनी पड़ेगी। अगर वो उस टाइम के बेसिस पे आपका क्या नहीं कर रहे, टिश्यू प्रोसेस नहीं कर रहे, तो आपको टिश्यू वहाँ पे क्या, तो आपको टिश्यू क्या नहीं हो पाएगा, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो वो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, जितना टाइम आपने क्या करना है उसको उसके अंदर ऐड करके रखना है। आपका अल्कोहल में रखना है तो कितने घंटे रखना है, आपका जाइलिन में रखना है तो कितने घंटे रखना है, वो चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। वो मैं आपको टाइम बताऊँगा अभी, आपको कितना टाइम क्या करना है आपका वो फिक्स करने के लिए चाहिए होगा। उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपके जो क्लियरिंग एजेंट होते हैं या फिर वैक्स होते हैं, उसमें आपका क्या होता है, टाइम डिपेंड करता है किस पे, टाइप ऑफ टिश्यू, और आपके बहुत सारे जो फैक्टर्स बताए थे मैंने, वो सारे फैक्टर वहाँ पे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट्स टू नोटेड। ठीक है, आपको पॉइंट्स क्या क्या याद रखने, फ्लूइड एंड वैक्स बीकर्स मस्ट बी फिल्ड अप अप्रोप्रिएट मार्क एंड लोकेटेड इन देयर करेक्ट पोजिशन इन द मशीन। देखिए आपको क्या है, जहाँ पे वैक्स बात होगा उससे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या करोगे आप, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे, उसके बाद क्या करोगे, आपकी जो उसके बाद की बीकर आएंगे उनमें क्लियरिंग एजेंट आएगा। तो इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है कि आपको पहले क्या करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लियरिंग एजेंट डालने हैं, एंड देन लास्ट में वो कहाँ जाएंगे, आपका वैक्स बाथ में जाएंगे। उसके बाद आपकी जो बीकर होने चाहिए उनमें जो फिक्स मार्क होता है कि यहाँ तक आपने रिएजेंट को ऐड करना है इसमें, अनदरवाइज क्या होता है, टिश्यू के लिए उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, या फिर टिश्यू उसमें क्या नहीं हो पाएगा, डूब नहीं पाएगा, क्योंकि डुबाना तो पड़ेगा आपको, तभी जाके वो क्या होगा उसके अंदर जो रिएक्शन होती है आपकी, या फिर जो आपका जो उसके अंदर क्या होता है ऑस्मोसिस होती है, वो आपका कंप्लीटली हो पाए। तो उसके लिए आपको उसको क्या एक फिक्स मार्क तक भरना पड़ेगा आपके रिएजेंट से, तो आपका क्या हो जाएगा,
आपका जो टिश्यू फिक्स, जो आपका टिश्यू का प्रोसेसिंग है उसमें किसी टाइप की कोई कमी नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको उसको फिक्स क्या करना है, फील्ड भी अच्छे से करना है और साथ में आपको उसको करेक्ट पोजीशन पे भी प्लेस करना है। अब देखिए आगे, एनी स्प्लेज ऑफ फ्लूइड शुड बी वाइप्ड अवे। देखिए अगर क्या हो जाता है, स्प्लेज हो जाता है, यानी कि आपका क्या होता है, गिर जाता है फ्लूइड, तो उसी टाइम उसको क्या करना है, आपने वाइप करना है, यानी कि साफ करना है। अगर क्या हो जाता है, टिश्यू प्रोसेसर पे गिर जाता है, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर पे अगर गिर गया तो उसी टाइम आपको उसको क्या करना है, साफ करना है। अब देखिए, accumulation of wax must be removed from beaker, covers, lid and surrounding areas। देखिए एक्यूमुलेशन क्या होता है, आपका जैसे वैक्स कहीं पे गिर गया, ठीक है, तो क्या होता है, कभी आपका क्या हो जाएगा, जैसे हीट पे डिपेंड करता है, कभी आपका मेल्ट हो जाएगा, कभी आपका सॉलिड हो जाएगा, तो आपको उसको क्या करना है, रिमूव करना है बीकर से। और आपके जो कवर्स होते हैं, फिर आपकी लिड्स होती हैं, उनकी सराउंडिंग्स एरिया से उसको क्या करना है, आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा मतलब। अब देखिए आपका वैक्स बाथ थर्मोस्टेट शुड बी सेट एट सेटिस्फैक्टरी लेवल, यूजुअली 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। जो कि मैंने आपको बताया कि आपका जो वैक्स का टेम्परेचर, जो वैक्स बाथ का टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, 56 से ऊपर होगा 2-3 डिग्री, और 60 तक होगा। इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ाना है आपको, ज़्यादा वो अगर ज़्यादा हो गया तो उससे भी क्या हो जाता है, आपका प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपका जो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है वैक्स में, और फिर वो क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग में आपका एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको उसको क्या करना है, टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स करना है। उसके बाद पर्टिकुलर अटेंशन शुड बी पेड टू फास्टनिंग द प्रोसेस बास्केट ऑन द क्रोजल टाइप ऑफ मैकेनिक्स machines, sorry, if the basket are set they will remain in one particular reagent for a longer period till it gets noticed। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बास्केट है, ठीक है, उसकी रोटेशन पे एक ध्यान देना है, ठीक है, उसकी जो फास्टनिंग स्पीड है उस पर भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद अगर आपका क्या हो रहा है, एक लंबे टाइम तक क्या हो रहा है, बास्केट में आपका क्या हो रहा है, रह रहा है, या फिर किसी रिएजेंट के अंदर ही क्या हो रहा है, आपका एक टिश्यू लगातार क्या है, वो चेंज नहीं हुआ, मशीन ने उसको क्या नहीं है, चेंज नहीं किया, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको वहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि कहीं मशीन में कोई एरर तो नहीं आ गया। क्योंकि आदमी से जो आदमी का एरर तो बचा सकते हैं मशीन के थ्रू, लेकिन मशीन में भी अगर कुछ एरर आता तो वो चीज़ भी आपको, वो चीज़ ह्यूमन को ही क्या करनी पड़ती है, नोटिस करनी पड़ती है। तो आपको ये चीज़ आपको वहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए टाइमिंग शुड बी सेट विद ऑल एट मोस्ट केयर व्हेन लोडिंग द मशीन। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम आप लोड करोगे मशीन को तो उस टाइम पे आपको टाइमिंग भी सेट करनी पड़ेगी। पैराफिन वैक्स बाथ शुड बी चेक्ड टू इंश्योर दैट द वैक्स इज मोल्टन। पैराफिन वैक्स, जो वैक्स बाथ होगा आपका, वो आपको चेक करना है कि आपका टिश्यू तब तक वहाँ पे आपको पैराफिन वैक्स बाथ में ना जाए जब तक वो क्या ना हो, फिक्स ना हो जाए। मतलब आपका फिक्स मतलब वाटर, जो आपका पैराफिन वैक्स बात है वो फिक्स ना हो जाए। फिक्स होने का मतलब वो मोल्ट ना हो जाए, आपका वो कम्प्लीटली रेडी ना हो जाए। उसके लिए आपका पैराफिन वैक्स बात जो आपका क्या होता है, आपका हार्डनिंग के लिए कम्प्लीटली जब तक वो तैयार ना हो जाए तब तक आपको उसके अंदर आपके टिश्यूज ऐड नहीं करने हैं। तो आई होप ये तो कुछ पॉइंट्स थे आपको, जो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में याद रखने हैं। और आपके उसके जो पार्ट थे वो मैंने आपको बता दी कि आपके ये 4 पार्ट उसमें मोस्टली है। एक बार दोबारा वो देख लीजिए, टिश्यू कंटेनर, देन बास्केट एंड वैक्स बाथ। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्टेप के लिए बीकर्स होंगे, डिफरेंट बीकर्स, जिनमें आपका क्लियरिंग एजेंट और आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे, और तब जाके उसका तब क्या होगा, वैक्स बाथ होता है। उसके बाद आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म और आपके टाइमिंग मैकेनिज्म ये दे रखे हैं कि ये इसके पार्ट हैं, और इन्हीं पार्ट्स के थ्रू क्या होती है, आपकी मशीन रन करती है, जो आपका रोटेशन करती है, और साथ में आपका टाइमिंग मैकेनिज्म भी फिक्स करती है, जो आपका टाइमिंग फिक्स करती है कि कितना टाइम कोई किस रिएजेंट में रहेगा। अब आ जाते हैं आपके टाइमिंग पे। ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग शेड्यूल। देखिए प्रोसेसिंग शेड्यूल में देखिए आपका 10% बफर फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको क्या है, 10% बफर सॉल्यूशन 1 आवर, आपको 1 घंटे तक बफर सॉल्यूशन में डालना है। या फिर आपको 10% बफर सॉल्यूशन का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आपको ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह आप अल्कोहल का 10% सॉल्यूशन बना सकते हो। देन अगेन 10% सॉल्यूशन
10% बफर सॉल्यूशन में आपको उसको 1 घंटे और रखना है। उसके बाद 80%, देन 90%, देन 100% अल्कोहल, एक घंटा इनमें क्या करना है, उनको रखना है। 100% में यानी कि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल में रखना है उसको, उसमें लगातार 3 घंटे रखने हैं और 3 बीकर्स में आपका वो होना चाहिए। चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि आपका अल्कोहल क्या करता है, एक अल्कोहल उसके अंदर जब एक बार क्या होता था, एक बीकर में एजिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद अगेन दूसरे बीकर में डालते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है उसमें चेंजेस आते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका जो डिहाइड्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है 3 बार डालने से। तो क्या होता है, कभी 2 बार डालते हैं, कभी 3 बार डालते हैं, डिपेंड्स अपॉन टिश्यू नेचर, पर आपका टिश्यू ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेस में 3 बार उसको ऐड किया जाता है 3 घंटे तक, और 3 डिफरेंट बीकर्स में आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल या फिर 100% अल्कोहल होता है। देन एसीटोन, एसीटोन जरूरी नहीं है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, एसीटोन आप तब यूज़ करते हैं अगर आपका अल्कोहल में कम्प्लीटली क्या नहीं हुआ, डिहाइड्रेट नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली हम एसीटोन, या तो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं या फिर आपका एसीटोन यूज़ करते हैं। तो एसीटोन का यहाँ पे जितना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट एसीटोन का यूज़ भी कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका 100% अल्कोहल आपने 3 बार यूज़ करे तो एसीटोन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं जाइलिन पे। जाइलिन अब क्या है, ये क्लियरिंग एजेंट आ गया। अब डिहाइड्रेशन तो हो गया, अब क्या आ गया, क्लियरिंग एजेंट आ गया। जाइलिन 1 आवर, देन अगेन जाइलिन 1 आवर, 2 घंटे आपने जाइलिन की 2 बीकर्स में क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है 2 घंटे से, 1 घंटे एक में, 1 घंटा एक में, और उसके बाद आपका पैराफिन वैक्स में वो चला जाएगा 1.5 आवर एंड 1.5 आवर, यानी कि आपका 1.5 घंटा आपने क्या करना है पैराफिन वैक्स में, 2 वैक्स बाथ में आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। मैं जो फर्स्ट में बोला था कि दो क्या होते हैं आपके पैराफिन वैक्स बाथ होते हैं, तो एक बार एक में, एक बार एक में। नोट, कीप वॉच द पैराफिन टेम्परेचर, या आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा। टिश्यू शुड नॉट बी लेफ्ट इन एनी सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका एक सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। आपका 1 घंटे के बाद वो क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। फ्रीक्वेंट, सॉरी 1 घंटे नहीं, मतलब जितना भी आपको टाइम दे रखा होगा, ठीक है। आपका अगर हाफ आवर दे रखा है तो आप हाफ आवर रखोगे। उसके बाद देखिए, फ्रीक्वेंट फिल्ट्रेशन एंड चेंजेस ऑफ सॉल्यूशन आर नीडेड। आपको क्या है, फिल्ट्रेशन और आपकी जो सॉल्यूशन की चेंजेस है वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं है कि आपने एक दिन डाल दिया और उसके बाद आप उसी सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हो, आपको चेंज करना पड़ेगा जिस टाइप से आपकी क्या टिश्यूज चेंज होंगे। आप ज़्यादा लंबे टाइम तक उन्हीं रिएजेंट का यूज़ नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं शेड्यूल्ड फॉर हार्ड एंड डेलिकेट टिश्यूज़। देखिए, हार्ड और डेलिकेटेड टिश्यूज जो होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, आपकी प्रोसेसिंग की। तो देख लीजिए, सीधे स्टार्टिंग करते हैं 80% अल्कोहल 2 चेंजेस, 80% अल्कोहल में 2 चेंजेस करते हैं। ऊपर देखिए सिर्फ आपका 80% में एक ही बार डाला था। इसके बाद 95% अल्कोहल 2 चेंजेस, उसमें इसमें आपका 95% में 2 चेंजेस, और दोनों में क्या होगा आपका 1 आवर, 1 घंटे एक में, 1 घंटा एक में, ठीक है। देखिए पहले 80% वाला 2 घंटे, 80% वाला लेगा 2 चेंजेस में, उसके बाद 95% वाले भी 2 घंटे लेगा। एक बीकर के बेस पे 2 बीकर हमने यूज़ करने। उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल 3 चेंजेस, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो आपने ऊपर आपका बिल्कुल सेम है, आपका 3 चेंजेस हमने यहाँ पे भी लिए थे, और आपके 3 चेंजेस यहाँ पे भी हैं, और 1 आवर ईच, यानी कि 3 घंटे यहाँ पे भी लॉस हो जाएंगे। उसके बाद आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड जाइलिन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। आप दोनों का क्या कर सकते हो, हाफ पार्ट ले सकते हो फॉर द क्लियरिंग 1 आवर। इसमें आपका क्या है, 1 आवर यूज़ करना है और एक ही टाइम आपको इसको क्या करना है, यूज़ करना है। उसके बाद केदारवुड ऑयल 2 चेंजेस, आपका 2 आवर ईच, एंड देन केदारवुड ऑयल 1 चेंज 1 आवर, उसके बाद 1 घंटा, यानी कि इसमें भी आपका कितना लग जाएगा, आपका 4 घंटे। तो आपको पहले 2 चेंजेस में लगेंगे, क्योंकि 2 घंटे एक में रखना है, 2 घंटे एक में रखना है, एंड देन फिर से 1 घंटा आपको एक बीकर में रखना है। देखिए, आपका जाइलिन का यूज़ यहाँ पे हमने नहीं किया, ठीक है। ये केदारवुड ऑयल क्या होता है, स्पेशली हार्ड और डेलिकेट टिश्यूज़ के लिए आपका क्या होता है, यहाँ पे यूज़ होता है। बट अगर आप जाइलिन का यूज़ करते हो तो जाइलिन के साथ आप लंबे टाइम तक उसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो, उससे आपको केदारवुड ऑयल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता है आपका वुड ऑयल जो होता है। उसके बाद देखिए, आपका ये स्पेशली किसी किसी टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई आपकी बोन थेरेपी होती है, उनमें आपका यूज़ होता है। अब आप आगे चलिए, पैराफिन वैक्स 1 चेंज एंड पैराफिन वैक्स 4 चेंजेस। तो 1 चेंज करने हैं आपको 2 आवर तक, और 4 चेंजेस करने हैं आपको 1 आवर ईच। तो 4 घंटे तक, 4 घंटे और 2 घंटे, यानी कि टोटल 6 आवर आपके पैराफिन वैक्स के अंदर रहेंगे।
सॉरी पैराफिन वैक्स 1 चेंज यानी कि मतलब आपका ये 2 घंटे तक, सिर्फ ये 2 घंटे तक रहेगा। और आपका लास्ट में 4 चेंजेस, 4 to 6, ठीक है। आपको 6 आवर्स आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। वैक्यूम द लास्ट पैराफिन चेंज, एम्बेड एंड कूल क्विकली, कट एज डिजायर्ड। देख लीजिए आपको इस क्या लिखा है आपने, जो लास्ट आपका पैराफिन चेंज है, एम्बेड एंड कूल क्विकली। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी उसको क्या करना है, एम्बेड करना है और कट करना है जल्दी से जल्दी। आपको क्या है, डिजायरली उसको कट करना है। ये आपका हार्ट इश्यूज़ के क्या होते हैं, आपके हार्ट इश्यूज़ के लिए ये कुछ आपकी क्राइटेरियाज हैं कि आपको उसको जैसे आपको क्या होता है, पैराफिन वैक्स से आपको प्रोसेस होकर आ जाएगा, उसके बाद आपको जल्दी से उसको क्या करना है, आउटर सपोर्ट देना है, यानी आउटर सपोर्ट देने की आपका एम्बेड करना है और उसके बाद उसको जल्दी से माइक्रोटोम में काट देना है। अब देखिए आपका प्रोसेसिंग शेड्यूल फॉर स्किन। देखिए स्किन, अगर आप स्किन बायोप्सी कर रहे हो तो देखिए 70% अल्कोहल 1 आवर, 95% अल्कोहल 2 आवर, एब्सोल्यूट अल्कोहल 2 आवर, एब्सोल्यूट अल्कोहल 3 आवर, 5 आवर तो आपका क्या हो गया, अल्कोहल के अंदर ही, एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर ही हो गया उसको। उसके बाद केदारवुड ऑयल ओवरनाइट, 1 रात के लिए छोड़ना है केदारवुड ऑयल के अंदर। उसके बाद जाइलिन 20 मिनट्स, वैक्स फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वैक्स बाथ 3 आवर्स एंड सेकंड वैक्स उसमें आपको ओवरनाइट, इसमें भी आपको लगभग ओवरनाइट मतलब आपको लगभग 7-8 घंटे लगभग। उसके बाद है आपका एम्बेडिंग वैक्स लोकल प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी मैथड ए, पैराफिन वैक्स या फिर आपका कैंडल 1 kg, ये आपको चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बीज वैक्स 25 ग्राम, मेल्ट एंड फिल्टर। ये किसके लिए, आपके एम्बेडिंग के लिए, जो आपके एम्बेडिंग के लिए आउटर सपोर्ट देते हैं वैक्स का, वो आपके उसके लिए आप इस पैराफिन वैक्स का, इस टाइप से पैराफिन वैक्स का यूज़ कर सकते हो। मेथड बी में देख लीजिए, पैराफिन वैक्स 1 kg, लिक्विड पैराफिन 5 to 10 ml, मेल्ट एंड फिल्टर, फाइंड द रेशियो बाय एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट डिजायर्ड। और उसके बाद आपको क्या करना है, रेशियो फिक्स करके उन दोनों को आपस में क्या करना है, मिक्स करना है। और उसके बाद उसको क्या करना है, आपके टेम्परेचर के बेसिस पे फिक्स करना है कि इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी 56 डिग्री मोस्टली हम क्या रखते हैं, आपका टेम्परेचर रखते हैं। तो ये था आपका टिश्यू प्रोसेसिंग। आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिकैप ले लेता हूँ मैं, थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की। देखिए फर्स्ट में आप बायोप्सी करते हो, टिश्यू को लेना है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसका फिक्सेशन करते हो। अगर आपका टिश्यू बोनी है तो आप उसकी डिकैल्सिफिकेशन करोगे, अनअदरवाइज डिकैल्सिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका आपको सबसे पहले उसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अल्कोहल, एसीटोन और आपका डाइऑक्सिन एक्सेट्रा, ये आपकी यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट में क्या होता है, आपका जो आपका अल्कोहल उसके अंदर चला जाता है टिश्यू के अंदर, वो बाहर आ जाता है क्लियरिंग एजेंट के थ्रू। और साथ में आपके कुछ फाइबर्स भी क्या हो जाते हैं, आपके क्लीन हो जाता है टिश्यू। तो उसमें आपका क्या होता है, आपका जाइलिन यूज़ होता है, आपका जाइलिन, क्लोरोफॉर्म और आपका 1-2 आपके और रिएजेंट है जो मैंने आपको बता रखे हैं, वो भी आपकी क्या होते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन जाइलिन, केदारवुड ऑयल और आपके ये आपके केदारवुड ऑयल एक्सेट्रा, ये आपकी क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ये भी आपकी क्या मोस्टली यूज़ होते हैं। लेकिन जाइलिन पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा जाइलिन क्या होता है, पॉपुलर होता है और चीप भी होता है। उसके बाद हम वहाँ से क्या करते हैं, क्लियरिंग एजेंट से उसको निकाल के आपका क्या करते हैं, हार्डनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। हार्डनिंग देते हैं भाई पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स में उसको क्या करते हैं, डिप करते हैं। उसके बाद उसको इम्बेड किया जाता है। इम्बेड करने से क्या हो जाता है, उसको आउटर सपोर्ट भी मिल जाता है। तब जाके हम उसको माइक्रोटोम में काट सकते हैं, अनअदरवाइज अभी तक हम उसको माइक्रोटोम में नहीं काट सकते थे। अब माइक्रोटोम में जब वो कट जाएगा तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जो उसके अंदर पैराफिन वैक्स है उसको फिर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अब हमें उसकी क्या है, ज़रूरत नहीं है एक पैराफिन वैक्स की। उसके बाद क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स को बाहर निकालने के लिए हाइड्रेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पैराफिन वैक्स तो बाहर आ जाता है, लेकिन अब उसके अंदर वाटर चला जाता है। तो उसके बाद क्या किया जाता है आपका, उसके बाद जो वाटर होता है वो तो उस टाइम बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम स्टेनिंग करते हैं, तो स्टेन कर देते हैं। उसके बाद स्टेन के बाद वो वाटर बाहर निकालना पड़ता है, तो फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट अल्कोहल का यूज़ करते हैं। अल्कोहल का यूज़ करने के बाद अगेन हमें उसे क्लियर करना पड़ता है, तो बाई क्लियरिंग एजेंट, अगेन क्लियरिंग एजेंट से हम उसे क्लियर करते हैं। एंड देन लास्टली फाइनली हम उसको ड्राई करके आपकी जो क्या होती है, आपका टिश्यू होता है, उसको क्या किया जाता है, माउंट कर देते हैं स्लाइड पे, और वो बन जाती है आपकी परमानेंट स्लाइड। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलती है, आपको
सारी जानकारियाँ मिलती हैं टिश्यू के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी जब आप माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करोगे उस टिश्यू को। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा इतना। और अगर इतना अभी तक समझ नहीं आया है तो जो मैंने अभी रिकैप लिया पूरा, वो सारी थी हिस्टोपैथोलॉजी। इससे ज़्यादा हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी। वो बाकी तो आपको क्या है, रटा रटा वाली चीज़ें, लेकिन जो मेन आपका मैटर है वो यही है जो मैंने अभी तक बोला। तो अगर आपकी समझ में आया है तो अच्छी बात, नहीं आया है तो फिर आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको सीखने की। और बाकी अगर क्लासेस, अगर कभी लॉकडाउन खुलेगा तो ज़रूर मैं आपको क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।